बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। फोर्स इलोंगेशन ग्राफ भी इसको कहते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी इसको कहा जाता है। यानी कि आज हम एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और अक्सर बच्चों को ना ग्राफ की बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ असल में है क्या चीज़ और इसको स्टडी कैसे करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं। देखें, ग्राफ अक्सर ड्रा किस लिए किया जाता है, पहले तो आप इस चीज़ को समझें। किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कभी आपने अक्सर देखा होगा कि करेंसी वगैरह के रेट जो वेरी कर रहे होते हैं उसको भी ग्राफ की शक्ल में दिखाया जाता है। कभी क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा कि अगर विकेट्स गिर रही हैं तो उसको भी ग्राफ की शक्ल में दिखाया जाता है। तो ग्राफ बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 17 हमने शुरू किया हुआ है, 2-3 लेक्चर मैंने आपको दे दिए हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, बल्क, शेयर मॉडुलस, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। तो पहले 2 से 3 लेक्चरों में हम ये सारी चीज़ें कवर करके आ चुके हैं। बेटा, आज हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ना है। आज के लेक्चर का आगाज एक छोटे से क्वेश्चन से है। मैंने शुरू के अंदर लिखा हुआ है, जरा तवज्जो करें। स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेन या स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेस। मेरा आप बच्चों से सवाल ये है कि बताएं दोनों में से कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। तो अक्सर आप बच्चों में से जो ज़्यादातर सोच रहे होंगे वो शायद सोच रहे होंगे कि एक स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है। हालांकि मैं आपको बताऊं दोनों ही ठीक है। स्ट्रेस भी स्ट्रेन पे डिपेंड करती है और स्ट्रेन भी स्ट्रेस पे डिपेंड करती है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये कैसे पॉसिबल है। देखें, इसमें ना 2 तरह की स्ट्रेस है। मैं जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो फिर इस चीज़ के बारे में बताऊंगा भी। तो सपोज करें, ये आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है कि मैं एक मशीन ले लेता हूं, यानी कि आपकी बुक वाला कहता है जी कंसीडर आ डक्टाइल मटेरियल, या आप ये लिख लें कंसीडर आ मेटल वायर। बेटा, मेरे पास ना एक है मेटल वायर, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने टेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहे कि मैं जी इतना वजन उठा लूंगा, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई हम टेस्ट करके देखते हैं कि आप कितना वजन बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई मटेरियल कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है, उसमें कितना खिंचाव है, कितनी वो स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, उसके लिए भी एक टेस्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है। तो कंसीडर अ मेटल वायर, एक मेटल वायर हम कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो मेटल वायर है ना, इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, तो जिसको मैं क्या नाम दूंगा, टेंसाइल स्ट्रेन का, यानी कि इसमें लेंथ इंक्रीज करेगी। और आपको पता है ना टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि अगर लेंथ इंक्रीज करे तो टेंसाइल स्ट्रेन है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो मेटल वायर है इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। ये मटेरियल कौन सा है, ये डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल क्या होता है, मुलायम, यानी कि ऐसे मटेरियल जो थोड़ा सा खींचने के बाद फिर टूटे। तो अभी हम एंड पे चल के इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। डक्टाइल मटेरियल है, टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस के लगने से जो स्ट्रेन पैदा होगी उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। मैं इस चीज़ को उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पता है और आपने पीछे वाले लेक्चर सुन लिए हैं। और एक मेटल वायर है, टेस्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये आपको नज़र आ रही होगी एक डिवाइस, ये है जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बेटा आप ज़रा तवज्जो करें, ये ना इस तरह इसके जाज बने होते हैं, ये इसके 2 जबड़े होते हैं जिनको जाज कहते हैं। ये इस तरह की ना मशीन होती है एक, आपको टेक्स्ट बुक की साइड इंफॉर्मेशन पे ये मशीन बनी नज़र भी आएगी। तो ये है जनाब वो मशीन, इसको इलेक्ट्रॉनिकल मशीन भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये इसके जॉज हैं, जिसको जिस तरह हमारे दांतों में होते हैं ना, यानी कि जिसको हम जबड़े कहते हैं, खाना चबाते हैं। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, ये दोनों जबड़ों के दरमियान ना एक वायर को अटैच कर देते हैं। तो ये है ना जो कंसीडर अ मेटल वायर, हम क्या करते हैं, इस मेटल वायर को इन जाज के दरमियान अटैच कर देते हैं और हम साइड पे बटन लगे होते हैं, इनको प्रेस करते हैं। इधर एक स्क्रीन बनी हुई है, जिस स्क्रीन के ऊपर आपको ग्राफ बना हुआ नजर आएगा। तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको ग्राफ नजर आएगा
और इधर कुछ अदद बटन दिए गए होते हैं, ठीक है, जिसको आप प्रेस करते हैं, ये बटन है वो, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये बहरहाल बुक में ये साइड इंफॉर्मेशन में दी गई है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने पेपर में बनाना ये ग्राफ ही है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम ये वाली नहीं बनानी, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। अब होता पता क्या है, ये जो आपके पास स्क्रीन दी गई है इसके ऊपर ग्राफ शो होगा, जो मैं इधर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है आपकी स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर आपको ग्राफ शो होगा जो हम इधर बनाएंगे। आप क्या करेंगे, जैसे ही कोई बटन प्रेस करेंगे, पावर बटन आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा, ये जो जॉज है ना, ये जो जबड़े हैं, ये एक ऊपर को जाएगा एक नीचे को। क्योंकि देखें, अगर तो कोई नरम चीज़ है तो उसको तो आप हाथ से खींच लेंगे, लेकिन अगर कोई स्टील की चीज़ है तो फिर उसको आप हाथ से कैसे खींचेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर कुछ स्टील का रॉड है, अब उसको तो हाथ से टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए फिर एक मशीन होती है, ये इलेक्ट्रॉनिकल मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर आप उस मेटल की वायर को दबा देते हैं, यानी कि उसके दरमियान बांध देते हैं। जैसे ही बटन दबाते हैं, ये एक जबड़ा ऊपर को जाता है, दूसरा नीचे को, ठीक है। तो इस टेस्ट के जरिए वो ग्राफ जो प्लॉट होता है उससे हमें पता चलता है कि कोई भी मटेरियल कितनी ताकत बर्दाश्त कर सकता है। तो आइए फिर हम स्ट्रेन को ड्रा करते हैं, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। बच्चे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको पता है ना, स्ट्रेस को सिग्मा से जाहिर करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से, ये बात तो आपको पता है। दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब बच्चे अक्सर क्वेश्चन क्या करते हैं, इधर देखें, ग्राफ की जो बेसिक लैंग्वेज है ना बेटा, उसमें आप लोग याद रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर आप कौन सा वेरिएबल लेते हैं जी? इंडिपेंडेंट। और फिर वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल होता है जी? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक हो गया। तो एक्स एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिपेंड कर रही है स्ट्रेन के ऊपर, तो इसका मतलब है स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेन। जबकि आपके ज़हन में क्या आ रहा होगा, ये देखें, मैं आपके लिए ना एक छोटा सा टेस्ट करता हूं आपके सामने। ये मेरे हाथ में एक स्प्रिंग है, शायद आपको नजर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ये मैंने छोटा सा स्प्रिंग लिया आपको दिखाने के लिए, अगर नहीं पड़ रहा तो आप, ये वही स्प्रिंग है जो बॉल पॉइंट के अंदर है, ठीक है। आप ये समझे कि ये इस स्प्रिंग को मैंने इधर अटैच किया हुआ है, ठीक है, और इसको हमने टेस्ट करना है इसकी ताकत कितनी है। असल में ये स्प्रिंग नहीं है, इसको तो हम हाथ से ही टेस्ट कर लेंगे। असल में ये कोई मेटल की वायर है, ठीक है। अब करते क्या है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा, फोर्स क्या है? स्ट्रेस। जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाऊंगा उतनी ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगी। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो स्ट्रेन पैदा हो रही है वो स्ट्रेन डिपेंड करती है किस पे? स्ट्रेस पे। स्ट्रेन डिपेंड करती है। तो ये इधर तो फिर मैंने, अब आपके ज़हन में आएगा सर अगर स्ट्रेन डिपेंड करती है तो फिर स्ट्रेन को बनाना चाहिए था वाई एक्सिस पे, लेकिन जो आपकी बुक वाला ग्राफ बना रहा है ये फिर कौन सी स्ट्रेन है? ये जरा देखें, इंजीनियरिंग की टर्म में ना, इंजीनियरिंग की टर्म में दो किस्म की स्ट्रेस होती है बच्चे। एक, ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ये है एक्सटर्नल स्ट्रेस। ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये कौन सी है? एक्सटर्नल स्ट्रेस। अब ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें स्ट्रेन पैदा हो रही है, यानी कि चेंज आ रहा है। बात समझ आई? तो फिर तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहा हूं स्ट्रेन पैदा हो रही है। स्ट्रेन डिपेंड करती है स्ट्रेस। अब ये कौन सी है? एक्सटर्नल। लेकिन जब आप किसी चीज को खींचते हैं ना तो इस मटेरियल के अंदर भी एक स्ट्रेस है जिसको आपकी बुक वाले ने बताया तो नहीं है लेकिन होती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रेस। यानी कि जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये वापस क्यों जाती है? क्योंकि इसको अंदर भी एक ताकत है जो इसको वापस खींच रही है। जो आप फोर्स लगाते हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रेस है, जो खींचने से इस मटेरियल के अंदर पैदा हो जाती है वो इंटरनल स्ट्रेस है। बात समझ आई? तो अब वो स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है फिर स्ट्रेस, ये कौन सी स्ट्रेस है? स्ट्रेस को सिग्मा से जाहिर करते हैं। ये कौन सी स्ट्रेस है? दिस इज इंटरनल स्ट्रेस।
ये आप लोग नोट करेंगे, दिस इज इंटरनल स्ट्रेस, जो उस बॉडी के अंदर है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं ये वो नहीं है, दिस इज इंटरनल स्ट्रेस, किसी भी बॉडी के अंदर की, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रेस डिपेंड करती है स्ट्रेन के ऊपर। तो ये है स्ट्रेन, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है जो आप लगा रहे हैं, नहीं वो नहीं, जो उस मटेरियल वापस जाने के लिए लगा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग की टर्म में इसको कहते हैं। इसी वजह से इधर स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे लिया गया और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये फिर दोनों चीजें ही ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ग्राफ को हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करते हैं। जब आपने बटन दबाया ये दोनों जहाज ओपन होने शुरू हो गए ना, तो ये है ओरिजिन। अब बच्चे होता पता है क्या है, एक्स एक्सिस में ये आपको लीनियर कर्व मिलनी शुरू हो जाती है। दिस इज ओ और इस पॉइंट को मैं कहता हूं ए का, दिस इज पॉइंट ए। और पॉइंट ए को आपकी बुक वाला नाम दे रहा है जी सिग्मा पी, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस। पी का मतलब प्रोपोर्शनल और सिग्मा का मतलब स्ट्रेस। कौन सी? इंटरनल स्ट्रेस। तो ओ से ए तक वी गेट अ लीनियर कर्व। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब आपने फोर्स लगाई ना, तो आप जब इसको छोड़ते हैं तो इसके अंदर की जो स्ट्रेस है, इंटरनल स्ट्रेस, वो इसको वापस खींच लेती है। ऐसे है। तो इस पूरी लाइन का मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इंटरनल स्ट्रेस जैसे जैसे ज्यादा होगी स्ट्रेन उतनी भी ज्यादा होती जाएगी। यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यही प्रोपोर्शनल स्ट्रेस की डेफिनेशन आती है पेपर में। और प्रोपोर्शनल स्ट्रेस को किससे जाहिर करते हैं फिर? सिग्मा पी से। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखें, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर। इंड्योर का मतलब है बर्दाश्त करना। इंड्योर का मतलब क्या है? बर्दाश्त। इंड्योर का मतलब है बर्दाश्त। ज्यादा से ज्यादा ताकत जो कोई मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है विदाउट लूजिंग द स्ट्रेट लाइन, कि उसकी स्ट्रेट लाइन खत्म ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा ताकत जो मटेरियल बर्दाश्त करता है उसको प्रोपोर्शनल स्ट्रेस कहते हैं। और याद रखेंगे ओ से लेके ए तक ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेस जो है, इसके अंदर हुक लॉ अप्लाई होता है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो हुक लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक लॉ अप्लाई हो रहा है फ्रॉम ओ टू ए, ओ से लेके ए तक, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आप क्या करते हैं, फिर आप बटन प्रेस करते हैं, फोर्स मजीद बढ़ाते हैं। तो अब इधर देखें, ये मेरे पास स्प्रिंग है ना, आपने फोर्स लगाई तो ये जब आप छोड़ेंगे तो वो वापस चला जाएगा, जिसको आप इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अगर आप फोर्स और लगाएं, अब इससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि ये इलास्टिसिटी में ना जाए, ये प्लास्टिसिटी में चला जाए। आपको पता है मैंने पिछले लेक्चरों में आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ाया हुआ है। बात समझ आई? अब ये मटेरियल की आखिरी हद है बर्दाश्त करने की, जिसको आपकी बुक वाला कह रहा है कि ये ए से ये बी पे, यानी कि थोड़ी सी स्ट्रेस लगेगी तो स्ट्रेन ज्यादा पैदा हो जाएगी। दिस इज पॉइंट बी। और इसको आपकी बुक वाला नाम दे रहा है जी सिग्मा ई, इलास्टिक स्ट्रेस, और जिसको आप यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट बी को आप क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट। अच्छा, यील्ड का मतलब पता है क्या होता है? ये देखें, ये जो यील्ड का मतलब मैं लिख देता हूं। यील्ड का मतलब होता है रजामंद। उर्दू में मतलब इसका क्या है? रजामंद, मुखालफत, तर्क कर देना। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन जब आप फोर्स लगाते हैं ना, ये ओरिजिन है, यहां से शुरू हुआ, आपने खींचा, ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेस है। आपने थोड़ी सी और फोर्स लगाई, अब ये मटेरियल की आखिरी हद है, यहां पर आप छोड़ेंगे तो ये राजी हो जाएगा वापस जाने में। ये कहेगा भाई ठीक है, आप मुझे छोड़ दें तो मैं वापस अपनी असली हालत में चला जाता हूं। यानी कि पॉइंट बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी मटेरियल वापस जाने पर राजी हो गया है। तो जिस पॉइंट पर मटेरियल वापस जाने पर राजी हो गया ना, इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं। और बुक वाला कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व बियॉन्ड विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर,
यानी कि अगर आप उसके बाद पॉइंट बी के बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे ना तो फिर ये वापस अपनी असली हालत में वापस नहीं जाएगा। बियॉन्ड विच, उससे आगे, पॉइंट बी से आगे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी इन द मटेरियल बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे तो ये यील्ड पॉइंट की डेफिनेशन है। इधर मैं लिख देता हूं कि पॉइंट बी को हम यील्ड पॉइंट कह रहे हैं, पॉइंट बी को, ठीक है। और मैं ये भी लिख दूं कि ओ से ए से बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन बहरहाल मटेरियल राजी हो गए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, अब देखें दोबारा, ये मेरे हाथ में स्प्रिंग है बॉल पॉइंट वाला, आपने फोर्स लगाई ओ से ए तक, प्रोपोर्शनल स्ट्रेस और फोर्स लगाई, क्या हो गया, इलास्टिक स्ट्रेस, यानी कि जिसको मैंने क्या कहा, सिग्मा ई। ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेस है, ये इलास्टिक स्ट्रेस है, जिसको मैं यील्ड पॉइंट का नाम दे रहा हूं। ओ पी तक, ए तक प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ी सी और फोर्स लगाई, राजी हो गया वापस जाने में। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, अगर आपको ये नजर आ रहा है, यानी कि अगर आप ये लें जी, अब आपने फोर्स लगाई, मटेरियल अपनी असली हालत में वापस गया नहीं, तो ये है जनाब यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, पॉइंट सी, यानी कि जिसके बाद मटेरियल अपनी असली हालत में वापस ना जाए। तो बुक वाला कहता है जी आप मजीद अगर फोर्स लगाते हैं, दिस इज पॉइंट सी, तो इसको आपकी बुक वाला क्या नाम दे रहा है जी, सिग्मा एम, मैक्सिमम स्ट्रेस, एंड विच इज आल्सो कॉल्ड यूटीएस। और ये पेपर में डेफिनेशन आती है बेटा यूटीएस की, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसकी डेफिनेशन देखें जी, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, ज्यादा से ज्यादा ताकत, दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड एंड कैन बी रिगार्डेड एज अ नॉमिनल स्ट्रेंथ। नॉमिनल का मतलब है बराए नाम, कि अब उस मटेरियल के अंदर सिर्फ कितनी ताकत रह गई है, नॉमिनल स्ट्रेंथ। अब इसके अंदर ताकत तो है लेकिन बराए नाम सी है, यानी कि जब मटेरियल के अंदर बहुत थोड़ी ताकत रह जाए, ज्यादा से ज्यादा वो जितनी ताकत बर्दाश्त कर सकता है ना, वो है जनाब मैक्सिमम स्ट्रेस या यूटीएस जिसको आप कहते हैं। और जनाब अली इसके बाद क्या होगा, अब मटेरियल कहता है भाई अब मेरी बस हो गई है, यानी कि अगर आप इससे भी ज्यादा फोर्स लगा देंगे, ये तो आ गया ना सी पॉइंट, ए बी सी, अगर आप इससे भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, टूट नहीं रहा मुझसे, ठीक है, तो ये टूट जाएगा ना, मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब ये स्प्रिंग मुझसे टूट गया है थोड़ा सा, बहरहाल अब ये मटेरियल अगर आप इससे भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा भाई, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये आ जाएगा फ्रैक्चर स्ट्रेस, यानी कि अगर आप देखेंगे दिस इज पॉइंट डी, तो पॉइंट डी को मैं क्या नाम दूंगा, सिग्मा एफ। तो आप ये देख लें तरतीब वाइज है, ए बी सी डी, सिग्मा पी प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, और पॉइंट बी को सिग्मा ई इलास्टिक स्ट्रेस, जिसको यील्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक है, और पॉइंट सी को मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसको यूटीएस कहते हैं, और पॉइंट डी को फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब ये है फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, टूटना, जहां पर मटेरियल टूट जाए। तो अब ये मटेरियल टूट चुका है जनाब, द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल ब्रेक डाउन। तो ऐसी ताकत जिस पर मटेरियल टूट जाए उसको फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं। बस अब टूट गया ना मटेरियल। तो अब ग्राफ के अंदर आपने चीजें नोट करनी है, ये जो ओ से लेके ए तक का रीजन है ना, ओ से लेके ए तक का, और फिर ए से सी तक का, और फिर सी से डी तक का, ये तीन रीजन है ग्राफ के अंदर। तो जरा नोट कर लें इनके क्या क्या नाम है, मैं लिख देता हूं। ओ से लेके ए तक के रीजन का नाम है इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन ओ से लेके ए तक, और ए से सी तक मटेरियल वापस असली हालत में नहीं आता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, यानी कि बी तक वो राजी हो गए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, बी से सी तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक रीजन। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। और सी से डी तक के रीजन को हम कहते हैं नेकिंग, यानी कि अब वो टूटने के करीब आ चुका है ना, तो दिस इज कॉल्ड
नेकिंग, NECKING। तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है? नेकिंग, C से D तक। तो इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन और C से D वाला नेकिंग, ठीक है। तो ये सारी फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब कितनी डेफिनेशन है? फ्रैक्चर स्ट्रेस को हम किससे जाहिर करेंगे, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को हम किससे जाहिर करते हैं? सिग्मा M से, मैक्सिमम स्ट्रेस। और इसको हम जाहिर करते हैं सिग्मा F से, फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो बेटा ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। फ्रैक्चर स्ट्रेस की तो बहुत आसान है, आपने यूटीएस की डेफिनेशन नोट कर लेनी है और यील्ड पॉइंट की, ये दो बड़ी अहम है, यील्ड पॉइंट और यूटीएस, ठीक है। और प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, 1 2 3 4, ये 4 डेफिनेशन है। और ग्राफ को जरा ओवरव्यू कर लें, फिर हम एंड पे 2 डेफिनेशन पढ़ते हैं। शाबाश। तो जी बेटा ज़रा थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने जिस तरह आपको जूम आउट व्यू भी दे दिया है। ओ से लेके बी तक के रीजन को आप इलास्टिक रीजन कहेंगे, क्योंकि बी पर वो राजी तो हो जाता है ना वापस जाने में। तो ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ए तक नहीं बल्कि ओ से बी तक के रीजन को इलास्टिक रीजन, बी से सी तक के रीजन को प्लास्टिक रीजन और सी से डी तक के रीजन को नेकिंग, जहां पे वो टूटना शुरू हो जाता है। तो आइए फिर कुछ 2 डेफिनेशन है और एमडी कैट के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं जो कि पेपर में आती भी हैं। तो ये 2 डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस। मैं आपको सादा लफ्जों में बताता हूं, ऐसे मटेरियल जो थोड़ा सा खींचने के बाद फिर टूटे उनको डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी कि मुलायम, थोड़े से खींचे फिर टूटे उनको डक्टाइल। और जो फौरन ही टूट जाए, जिस तरह ग्लास होता है, आप उसको, ग्लास है ना शीशा, आप उसको थोड़ी सी फोर्स लगाए वो फौरन टूट जाएगा, तो वो ब्रिटल है। तो जो फौरन टूट जाए वो ब्रिटल, ठीक है। और जो थोड़ा सा खींचने के बाद टूटे वो डक्टाइल। तो जरा तवज्जो करें, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक। आप देखें जरा, डक्टाइल में ब्रेक का लफ्ज आखिर में है और ब्रिटल में ब्रेक का लफ्ज शुरू में ही है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से गुजर जाएं, यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई ना हमारी बुक में, ये जो ग्राफ है ओ से लेकर डी तक, सिग्मा एफ तक, ये कौन सा मटेरियल है? ये डक्टाइल। तो ये देखें जरा, अगर एमडी कैट में आ जाए ना सिग्मा ई, ये स्ट्रेस स्ट्रेन है, ये यानी कि ओरिजिन से लेके सिग्मा एफ तक फ्रैक्चर स्ट्रेस तक का जो ग्राफ है ना, अगर आपको ये पूरी कर्व नजर आ रही है जिसमें ए बी सी डी चारों पॉइंट आ जाते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं ये डक्टाइल सब्सटेंसेस का ग्राफ है। अच्छा अभी मैं बताता हूं, ब्रिटल सब्सटेंसेस जो फौरन ही टूट जाए, द सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, जो फौरन ही टूट जाए, यानी कि इसका ग्राफ कहां तक जाता है? सिग्मा ई तक। ये देखें पॉइंट बी तक, इसमें मैक्सिमम और फ्रैक्चर स्ट्रेस नहीं है, वो फौरन ही टूट जाते हैं। तो जिस तरह ग्लास और हाई कार्बन स्टील है, और डक्टाइल की एग्जांपल क्या? लेड और कॉपर। अच्छा आप देख रहे हैं कि डक्टाइल सब्सटेंसेस की कर्व ज्यादा दूर तक जा रही है, जबकि ब्रिटल तो फौरन ही टूट जाते हैं। तो इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व क्या कहलाती है? वर्क डन, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। तो ये इसका एरिया ज्यादा है, तो हम कहेंगे जो डक्टाइल सब्सटेंसेस है ना, वो अब्जॉर्ब मोर एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी जज़ब कर सकते हैं, जबकि ये जो ब्रिटल सब्सटेंसेस है ना, ये कम एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनका एरिया अंडर द ग्राफ कम है ना, इनका एरिया ज्यादा है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने याद रखना है, डक्टाइल सब्सटेंसेस ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और ब्रिटल सब्सटेंसेस कम एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एमडी कैट के लिहाज से एमसीक्यू जरा नोट करें, ए वायर कैन सपोर्ट अ लोड डब्ल्यू। एक वायर है, आपने उसके साथ कोई 20 न्यूटन का, यानी कि आप ये कह लें, मैं सादा लफ्जों में, एक वायर है वो 2 किलो वजन उठा सकती है। डब्ल्यू का मतलब कोई वेट है 2 किलो, विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बगैर। इफ इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सर सवाल समझ आ रहा है कि नहीं? एक वायर 2 किलो का वजन उठा सकती है टूटे बगैर। अगर मैं उस वायर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं,
वायर को काट दूं, इफ इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, एमसीक्यूज है ये, द मैक्सिमम लोड ईच पार्ट कैन सपोर्ट इज। सवाल ये है, अगर एक वायर 2 किलो का वजन उठा सकती है, तो अगर मैं उस वायर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं तो उस वायर का एक टुकड़ा वो कितना वजन उठाएगा। अब बच्चे इधर पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखे, जरा तवज्जो करें, आप सोचें जरा, ऑप्शन नहीं दिए गए, ऑप्शन होते हैं बिल्कुल होते हैं, लेकिन आप सोचें तो सही थोड़ा सा। अगर एक वायर है, अगर वो 2 किलो का वजन उठाती है, अगर आप उस वायर को 2 हिस्सों में काट भी देना तो बुक वाला पूछता है कि उसका एक हिस्सा कितना वजन उठाएगा। तो अगर आपके ज़हन में सही आंसर आ चुका तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बेटा अगर आप उस वायर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे ना, तो अगर वो पूरी वायर 2 किलो वजन उठाती ना, तो उसको काटने के बाद जो उसका एक हिस्सा होगा वो भी 2 किलो का वजन ही उठाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज W, यानी कि वो वेट W ही उठाएगा। बच्चे समझते हैं सर कि अगर वायर 2 किलो वजन उठाती है, ठीक है, अगर मैं उसको 2 हिस्सों में काटूंगा तो हो सकता है फिर ये 1 किलो का वजन उठाए, उसकी ताकत कम हो जाए। गलत, उसका एक हिस्सा भी उतना ही वजन उठाएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट पता है क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है ब्रेकिंग फोर्स का। जरा मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ब्रेकिंग फोर्स। आप लोग जरा नोट करेंगे, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना स्ट्रेस का, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू सिग्मा ए, ऐसे है ना, ये स्ट्रेस का फार्मूला है F ओवर ए, स्ट्रेस को सिग्मा से जाहिर करते हैं, F इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब F इज इक्वल टू, ये जो सिग्मा ए है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर किसी भी वायर का। अच्छा याद रखें, दिस फोर्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया, एरिया पर तो डिपेंड करती है। आप देखें ना इधर कहीं लेंथ का जिक्र है नहीं, एंड नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि अगर आप वायर को 2 हिस्सों में काट भी देंगे, उसकी लेंथ के ऊपर तो ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड ही नहीं करती। तो ये जो ब्रेकिंग फोर्स है उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि आपकी वायर कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। ब्रेकिंग फोर्स लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हाँ एरिया के ऊपर करती है कि वायर मोटी कितनी है या बारीक कितनी है। तो आपका जो वेट है ना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वायर मोटी कितनी है पतली कितनी है, एरिया पे। तो लेंथ के ऊपर ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड नहीं करती, एरिया के ऊपर करती है। तो ये 2 MCQ आपने याद रखने। ये जो F है ना, F दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स, स्ट्रेस वाले फार्मूले से ही आया है। तो बहरहाल जी वायर को 2 हिस्सों में काटने से एक टुकड़ा भी उतना ही वजन उठाएगा जितना पूरी वायर उठाती है। तो बच्चे आई होप के आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। MD-CAT का MCQs, ये डक्टाइल और ब्रिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये ग्राफ की मैंने सही करवा दिया आपको, O से लेके B तक के रीजन को क्या कहते हैं, इलास्टिक। और ये जो स्ट्रेस है ये इंटरनल स्ट्रेस है, ये जो डिपेंड करती है ना ये इंटरनल है, ठीक है। तो ये इसकी इंजीनियरिंग के लिहाज से ये मायने होते हैं। तो बच्चे अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।